हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में ज्योग्राफी का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जो है हमारा भूकंप और ज्वालामुखी। देखिए, इससे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का वीडियो मैं डाल चुका हूं, है ना। ज्योग्राफी को एक हम सीरीज वाइज में लेके चल रहे हैं, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वीडियो मैंने डाल दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिए। उसको देखने के बाद अगर आप ये समझोगे, है ना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक क्यों? क्योंकि भूकंप और ज्वालामुखी दोनों जो है वो पृथ्वी के अंदर से ही निकलते हैं। तो जब तक आप पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को अच्छे से नहीं समझोगे, तब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। ठीक है, चलो तो हम देख लेते हैं सबसे पहले भूकंप और ज्वालामुखी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझे, अगर मैं भूकंप की बात करूं तो भूकंप क्या होते हैं। भूकंप होते हैं पृथ्वी पे आया हुआ एक सडन क्विक, है ना, एक सडन झटका होता है पृथ्वी पे आया हुआ, उसे हम क्या करते हैं, भूकंप कहते हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, हमारी पृथ्वी है ना, ये हमारी पृथ्वी है, गोल है हमारी पृथ्वी। अब आप देखोगे तो हमारी पृथ्वी पे तीन पार्ट में बेसिकली हमारे पृथ्वी को बांटा गया है ना, तीन भाग में बांटा गया है। हमारी जो अर्थ है इसको तीन भागों में मिलनी बांटा गया है। सबसे ऊपर वाले को हम बोलते हैं क्या, क्रस्ट। इसे क्या बोला जाता है, क्रस्ट। क्रस्ट के बाद जो नीचे वाला पार्ट आता है इसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल, है ना। और जो सबसे अंदर का पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कोर। तो हमारे पृथ्वी के आंतरिक संरचना को तीन भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। हम जो जिस पे खड़े हैं, हम किस पे खड़े हैं, क्रस्ट में। और आपको मैंने बताया था, है ना, एक बार फिर से वो डायग्राम में बना दूं। आपको मैंने बताया था कि ये मान लो पृथ्वी का, ये है आपका क्रस्ट, है ना, ये आपका मेंटल और ये है आपका क्या, कोर समझ लो। ये आपका क्रस्ट, मेंटल और कोर है। तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के जिस पार्ट पे हम खड़े हैं वो कौन सा है, क्रस्ट है ना। और ये किस फॉर्म में है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लिथोस्फीयर। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है लिथोस्फीयर। ठीक है, इसके जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आपको मैग्मा देखने को मिल जाएगा, है ना। और ये मोल्टेन फॉर्म में है ना, पिघले हुए फॉर्म में है। इसे हम बोलते हैं स्थेनोस्फीयर या दुर्बल मंडल। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं दुर्बल मंडल। स्थेनोस्फीयर या दुर्बल मंडल बोला जाता है। यही आपका लैग्मा और मतलब मैग्मा और लावा जो भी है वो पाया जाता है। अब देखिए, बेसिकली इसमें होता क्या है, पृथ्वी पे अगर देखोगे तो इस तरीके से बहुत सारे प्लेट बने हुए हैं। इस तरीके से पृथ्वी का क्रस्ट देखोगे तो बहुत सारे प्लेटों से ये मिलके बना हुआ है ना। टोटल 7 मेजर प्लेट है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्लेट से मिलके बने हुए हैं। और मेंटल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, आपका मैग्मा है पूरा इस तरीके से भरा हुआ। तो हमारा जो क्रस्ट है ये स्थेनोस्फीयर दुर्बल मंडल के ऊपर क्या हो रहा है, तैर रहा है। ये जो प्लेट है इसके ऊपर क्या हो रही है, तैर रही है। और ये जो प्लेट होते हैं इनको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट, है ना। ये जो प्लेट है इनको क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट इनको बोला जाता है। जैसे हम जिस प्लेट पे हैं ये इंडियन प्लेट के नीचे है, फिर पैसिफिक प्लेट है, नॉर्थ इंडियन मतलब नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है। सारे जो हमारे अर्थ पे अगर देखोगे तो सॉलिड पार्ट है, किसी न किसी प्लेट पे है। और वो प्लेट जो है वो तैर रहे हैं, है ना, किसके ये पे, दुर्बल मंडल या स्थेनोस्फीयर के ऊपर क्या हो रहे हैं, वो तैर रहे हैं। इसीलिए जो है वो क्या है, अनस्टेबल है। अब देखिए, इन प्लेट में कुछ मूवमेंट होती है। अगर ये प्लेट एक दूसरे से आके टकरा जाए, ये प्लेट एक दूसरे से अगर आके टकरा जाए तो अर्थ में क्या होगा, एक कंपन होगा, जिसके कारण आपका क्या आता है, जिसके कारण आपका आता है भूकंप। ठीक है। अब अगर देखें, ये जो प्लेट है ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ये प्लेट है ना, एक दूसरे से अगर ये दूर जाएंगे तो नीचे का जो मैग्मा है वो बाहर आ जाएगा, है ना। मैग्मा जब अर्थ सरफेस पे आता है तो उसको हम लावा बोलते हैं। तो ये जो दो प्लेट है, ये दो प्लेट अगर दूर जाएंगे तो नीचे से ऐसे ही बहुत ज्यादा प्रेशर ये लगा रहा है, इसको जरा सा भी लूप होल मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में हमारा क्या आता है, हमारा आता है वोल्केनो, है ना। सब कुछ हो रहा है प्लेट के मूवमेंट के कारण। और थर्ड जो एक मूवमेंट होती है प्लेट की, वो प्लेट एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, है ना। तो इसमें आपका किसका फॉर्मेशन होता है, इसमें होता है आपका माउंटेन का फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम ये समझ रहे हैं कि भूकंप आने के कारण क्या है। तो ये तो नेचुरल कारण है, हमारे कारण तो भूकंप आता नहीं है। ठीक है। तो अगर आप भूकंप का बेसिक डेफिनेशन देखोगे तो अ सडन शेकिंग और वाइब्रेशन ऑफ अर्थ सरफेस caused by release of energy from the earth lithosphere। वही लिखा हुआ है कि पृथ्वी का जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर में
जो क्या होता है आपका शेकिंग या वाइब्रेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम भूकंप बोलते हैं। और ये जो आता है ये किस में आता है आपका, सेस्मिक वेव्स में आता है या भूकंपीय तरंगों में ही ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखें भूकंप आने के बेसिकली दो कारण है, एक तो हमारा हो गया नेचुरल और एक रीजन जो होता है हमारा ये होता है, ये जो रीजन होता है इसको हम बोलेंगे मैनमेड रीजन, एक प्राकृतिक और एक मानवीय। तो अगर आप नेचुरल रीजन देखोगे भूकंप आने के, अगर आप नेचुरल रीजन को देखोगे तो सबसे पहले नेचुरल रीजन में आपको क्या होगा कि प्लेट जो है, प्लेट मूवमेंट, प्लेट का क्या होता है आपका मूवमेंट होता है ना। अभी मैंने आपको बताया कि प्लेट का मूवमेंट, एक प्लेट अगर एक दूसरे से टकराएंगे तो अर्थ में क्या होगा, एक वाइब्रेशन होगा, उसी को हम बोलेंगे भूकंप। तो पहला जो वो हम करते नहीं है इसलिए वो आता है नेचुरल में, ठीक है। दूसरा अगर देखोगे तो जब भी वोल्केनो आएगा, जब भी क्या आएगा आपका वोल्केनो आता है, जब भी आपका वोल्केनो आएगा तब भी आपको भूकंप तो देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। अब कुछ मैनमेड रीजन देख लेते हैं। तो मैनमेड रीजन में देखोगे तो हम करते हैं न्यूक्लियर टेस्ट। एक मूवी आई थी पोखरन, है ना, जॉन अब्राहम की मूवी थी। तो इंडिया ने पहली बार 1998 में क्या किया था, परमाणु परीक्षण किया था। तो वो कहाँ किया था, राजस्थान के पोखरन में किया था। तो हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट। तो न्यूक्लियर टेस्ट हम सरफेस के ऊपर तो करेंगे नहीं, अगर सरफेस के ऊपर करेंगे तो हमारा ही क्या होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो हम जमीन के नीचे क्या करते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, जिसके कारण भी आसपास के इलाकों में क्या आ जाता है आपका भूकंप आ जाता है। उसके बाद हम बहुत बड़े बड़े अगर डैम बनाते हैं, है ना, समुद्र जो है हमारा जो ओशियन है, जैसे अगर आप देखोगे तो चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाया है। तो डैम बनाने से होता क्या है कि अर्थ के क्रस्ट पे आप ये समझ लो कि ये हमारा क्रस्ट है, यहाँ पे हमने बहुत बड़ा डैम बना दिया, तो ये भी अर्थ के क्रस्ट पे क्या करेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर रिलीज करेगा, जिसके कारण आप देखोगे तो भूकंप आता है। तो नेचुरल में तो देखोगे तो प्लेट मूवमेंट और वोल्केनो के कारण, और मैनमेड में देखोगे तो न्यूक्लियर जो हम टेस्ट करते हैं, उसके बाद बहुत एक्सट्रीम लेवल का अगर हम अर्थ के क्रस्ट पे दबाव डालेंगे तो नीचे जो है प्लेट वो क्या होगा, मूवमेंट होगा, जिसके कारण आपको भूकंप देखने को मिलेगा। अब देखें जो आपका भूकंप आता है, ये जो आता है ये सेस्मिक वेव्स में आता है, ये भूकंपीय तरंगों में आता है। तो जो आपका भूकंप आता है, अर्थक्वेक जो आता है आपका, ये किस रूप में आता है, ये तरंगे के रूप में आता है ना। तरंग जो होते हैं या इनको हम बोलेंगे वेव्स, और भूकंपीय तरंग होते हैं इसलिए इनको बोला जाता है सेस्मिक वेव्स। इनको हम क्या बोलते हैं, सेस्मिक वेव्स या भूकंपीय तरंगे बोला जाता है। जब ये आती है पृथ्वी के क्रस्ट पे टकराती है तो क्या आ जाता है आपका, भूकंप आ जाता है, ठीक है। चलो फिर से ये डायग्राम हम बनाते हैं। और अब देखो मान लिया अर्थ के नीचे, यहां से अर्थ के नीचे यहां से भूकंप क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इस पॉइंट को बोला जाता है फोकस। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस, या इसे बोला जाता है भूकंप मूल, है ना। इसे हम बोलते हैं फोकस या इसे बोला जाता है भूकंप मूल। अब अर्थ के अंदर से ये जो है जनरेट हुई भूकंपीय तरंगे, सबसे पहले भूकंपीय तरंग कहां टकराएगी, तो सबसे पहले जो इसका ये 90 डिग्री होगा वहीं ये भूकंपीय तरंगे टकराएगी। अब ये तरंग है तो एक डायरेक्शन में तो जाएगी नहीं, ये इस तरीके से बहुत डायरेक्शन में जाती है ना। तरंग सीधे तो जाते नहीं है, लेकिन ये जो यहां से फोकस से ये तरंग जनरेट हुई, सबसे पहले कहां टकराएगी, सबसे पहले आपकी 90 डिग्री पे ही टकराती है। इसे हम बोलते हैं इपी सेंटर, इपी सेंटर, या इसे बोलते हैं हिंदी में अधिकेंद्र। आपसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के अंदर से जहां से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है, पैदा होती है, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, तो इसको बिल्कुल याद रखेंगे, उसको फोकस कहा जाता है। और पृथ्वी के सरफेस पे जहां पे भूकंपीय तरंगे हमें सबसे पहले, है ना, सबसे पहले महसूस होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इपीसेंटर। सबसे पहले कहां महसूस होगा, तो फोकस के जस्ट 90 डिग्री पे जाओगे तो वहीं आपको सबसे पहले होगा। देखो सबसे पहले तो ही पहुंचेगी, बाकी आसपास के जगहों में पहुंचेगी। जैसे आपने सुना होगा कि नेपाल में भूकंप का क्या था, केंद्र था, नेपाल में भूकंप का केंद्र था, लेकिन झटके जो है यूपी, दिल्ली, बिहार तक महसूस किए गए। तो नेपाल यहाँ पे, यूपी, दिल्ली, बिहार इधर पे, तो आसपास तक जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ होगा, सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा आपको इसी जगह पे देखने को मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं इपीसेंटर।
और फोकस जो होती है जहां से क्या होती है, ये जनरेट होती है। ठीक, अब हमने ये देखा भूकंपीय तरंगे। अब भूकंपीय तरंगों को बेसिकली हम देख लेते हैं। एक चीज और समझेंगे, जो स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोलॉजी। इंग्लिश में आप याद रखेंगे क्योंकि इसे बोला जाता है भूकंप विज्ञान। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में भूकंप विज्ञान तो रहेगा नहीं, है ना। उसमें ऑप्शन में क्या रहेगा, सिस्मोलॉजी, है ना। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोलॉजी। ठीक, अब देखिए जो हमारी ये वेव्स होते हैं, है ना, वेव जो होते हैं ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहली जो वेव होते हैं इनको हम बोलते हैं बॉडी वेव। पहली जो वेव होती है हम इनको बोलते हैं बॉडी वेव। और जो हमारी सेकंड वेव होती है इसे बोलते हैं सरफेस वेव, है ना, सरफेस वेव। तो भूकंप आते हैं, भूकंप में अर्थ के फोकस से सेस्मिक वेव्स जनरेट होते हैं। सेस्मिक वेव सबसे पहले 90 डिग्री एंगल पे जाके टकराती है जिसे एपीसेंटर बोलते हैं, और सेस्मिक वेव जहां से जनरेट होती है उसे हम फोकस बोलते हैं। भूकंप की स्टडी को क्या बोला जाता है, सिस्मोग्राफ बोला जाता है। अब ये जो हमारे वेव्स होते हैं, हमारे जो तरंगे होती है बेसिकली कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है ना। तो हिंदी में भी इसलिए मैं लिख दे रहा हूं कि भूकंप की तरंगे, है ना, भूकंप की तरंगे कितने प्रकार की होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक को मैंने क्या बोला, बॉडी वेव, और एक को मैंने बोला सरफेस वेव। अब देखें इसमें एक चीज और आप समझे, बॉडी वेव जो होती है आपकी दो प्रकार की होती है। एक होता है प्राइमरी वेव, एक होता है आपका प्राइमरी वेव, और एक होता है आपका सेकेंडरी वेव। और सरफेस वेव जो होता है ये बेसिकली एक टाइप का होता है, इसे एल वेव बोलते हैं, इसे लव वेव बोलते हैं, लव वेव। क्यों, क्योंकि इसकी खोज जो करी थी उन व्यक्ति का नाम था एचडी लव के नाम पे ही जो सरफेस वेव है उस वेव का नाम क्या रखा गया, आपका लव वेव रखा गया है। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टी समझ ले जो आपसे पूछा जाएगा। प्राइमरी वेव जो है ना, इसे शॉर्टकट में पी वेव भी बोला जाता है। पी वेव ये सॉलिड लिक्विड दोनों से पास हो सकती है, ठीक है, पी वेव इसे बोला जाता है। और पी वेव जो होते हैं वो सॉलिड लिक्विड दोनों से पास हो सकते हैं। सेकंड जो आपका सेकेंडरी वेव या इसे हम बोलते हैं एस वेव, ये सिर्फ सॉलिड से पास होता है, लिक्विड में ये क्या हो जाएगा, आपका डिसअपियर हो जाएगा। और एल वेव की मैं बात करूं तो ये तो सरफेस पे ही फ्लो होता है बेसिकली। अब देखें आपको मैं एक चीज और समझा रहा हूं, ये अर्थ है हमारा, ठीक है। अब अर्थ में मैंने क्या बताया कि यहां से मतलब फोकस से जनरेट हुई सेस्मिक वेव ऊपर गई, और जनरेट होने के बाद इस तरीके से ये फैल गई। ये आपका क्या था, ये आपका एपिसेंटर था। अब देखो फोकस को हाइपोसेंटर भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर, एक नाम और इसका आप याद रखेंगे। अब देखें इसमें आप ध्यान से समझेंगे, मैंने क्या बताया कि एपिसेंटर जो है ये बिल्कुल यहां होगा। अब प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव ये दोनों यहां से जनरेट होते हैं, इस तरीके से ऊपर जाते हैं और टकराते हैं। लेकिन सरफेस वेव जो है वो सबसे लास्ट में आएगा। प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव जाके जब हमारे क्रस्ट पे टकराते हैं उसके बाद ही सरफेस वेव आता है। और सरफेस वेव जो होता है वो किस में सिर्फ जा सकता है, मतलब हमारे सरफेस में ही फ्लो होता है। ठीक, इसमें एक दो चीजें आप और समझे, ठीक है। तो ये सॉलिड लिक्विड दोनों में, ये सिर्फ किसमें, सॉलिड में। अब देखिए प्राइमरी वेव जो है इनको बोला जाता है अनुदैर्घ्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सेकेंडरी वेव जो होते हैं इनको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है। इसको बोला जाता है अनुदैर्घ्य, इसको बोला जाता है अनुप्रस्थ। अब देखें आपने अगर पढ़ा होगा फिजिक्स तो आपको पता होगा कि अनुदैर्घ्य तरंगे जो साउंड वेव होते हैं हमारे उनके जैसे होते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। और अनुप्रस्थ तरंगे जो है, ये सेकेंडरी वेव जो है, ये जो हमारे लाइट होते हैं ना उस तरीके से है ना। फिजिक्स में ये आपको पढ़ना है। तो इसे क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जाएगा, कितने टाइप की वेव होती है, तो टोटल 3 टाइप की वेव होती है। एक प्राइमरी वेव, एक सेकेंडरी वेव और एक आपकी
एल वेव या लैंड वेव आप इसको याद रख सकते हो। प्राइमरी वेव जो है इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। प्राइमरी वेव की जो स्पीड होती है ना, ये आप याद रखोगे 7 से 8 किलोमीटर 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, 7 to 8 किलोमीटर पर सेकंड। इसकी जो होती है 3 to 4 किलोमीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, और इसकी कम होती है 2 to 3 किलोमीटर पर सेकंड आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखो मैंने क्या बताया, यहां से वेव्स निकलेंगी तो पहले निकलेगी प्राइमरी वेव, फिर निकलेगी आपकी सेकेंडरी वेव, और सरफेस पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, जो सरफेस वेव है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखें एक दो चीजें और इसमें समझ लो, जो प्राइमरी वेव होते हैं हमारे, प्राइमरी वेव, फिर आपका सेकेंडरी वेव, और फिर आपका एल वेव। इन तीनों में कंपैरिजन अगर आप बोलोगे तो मैंने क्या बताया कि सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है, स्पीड है ना, इसकी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, स्पीड क्या होगी इसकी सबसे ज्यादा होगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाता है, सबसे ज्यादा जो क्या पहुंचाएगा नुकसान, वो हमारी कौन सी एल वेव है ना, ये लव वेव। ऐसे भी अगर देखोगे तो प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा नुकसान तो पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे इसमें तो पी वेव जो होते हैं ये किस तरीके से फ्लो होते हैं, ये इस तरीके से आपके फ्लो होते हैं, ठीक है। एस वेव जो होते हैं ये इस तरीके से फ्लो होते हैं। पी वेव जो होते हैं, अगर आप डायग्राम में आपको मैं दिखा दूंगा, इस तरीके से फ्लो होते हैं, एस वेव इस तरीके से, लेकिन एल वेव जो होते हैं ये बिल्कुल इस तरीके से होते हैं। तो आप समझो कि सबसे कम नुकसान पी वेव, उसके बाद कम नुकसान एस वेव, सबसे ज्यादा नुकसान हमें कौन पहुंचाता है, एल वेव पहुंचाता है। तो आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा नुकसान आपको कौन सा पहुंचाता है, तो एल वेव जो है, एल वेव जो है ये सबसे ज्यादा नुकसान आपको पहुंचाता है, ठीक है। चलो अब हम इंडिया में देख लेते हैं, इंडिया में कहां कहां पे भूकंप आए थे। तो 2001 में भुज, है ना, 2001 भुज, भुज आपका कहां है, गुजरात में, है ना। इंडिया में 2001 में भुज में क्या आया था, एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। 2005 में जम्मू एंड कश्मीर में, 2005 में जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिला था, जो उरी का एरिया है, ठीक। फिर 2015 में आया था नेपाल में, कहां आया था आपका, नेपाल में आया था, जिससे बिहार में भी कई जगहों पे इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नेपाल जो है, और नेपाल और बिहार आपको देखने को आसपास के पड़ोसी देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो भूकंप आते हैं इसको मेजर कैसे किया जाता है, जो भूकंप आते हैं इसको मेजर कैसे किया जाता है, तो भूकंप को मेजर करने के लिए हम सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। किसको, सिस्मोग्राफ। भूकंप को जो मेजर किया जाता है वो किसमें मेजर किया जाता है, सिस्मोग्राफ। लेकिन इसके मैग्नीट्यूड या इसकी तीव्रता को अगर बोला जाए तो रिक्टर स्केल से करते हैं। किससे, रिक्टर स्केल से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसमें तो आप ये समझो कि सिस्मोग्राफ जो है ये क्या है, कि ग्राफ है ना। तो इस ग्राफ में इस तरीके से ये दिखाता है कितना इसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन रियल क्या है वो हम किसमें मेजर करते हैं, वो हम मेजर करते हैं रिक्टर स्केल में। रिक्टर स्केल इस तरीके से होता है, इसमें 1 से लेके 1 2 3 4 है ना, टोटल आपको 10 तक देखने को मिल जाएगा। अब इसमें एक चीज आप समझें कि अगर कोई भूकंप 3 का आया है और कोई भूकंप 4 का आया है ना, तो इन दोनों के बीच में जो इंटेंसिटी या तीव्रता का अंतर होता है वो 10 का होता है। मतलब देखो मैंने क्या बताया कि 1 है, 2 है, 3 है, तो बेसिकली इनके बीच में क्या होता है, देखो 3 है तो 3.1 होगा, 3.2 होगा, 3.3 होगा, कहां तक 3.9 तक, फिर आएगा आपका 4, फिर 4.1, 4.2, 4.3 लास्ट में। तो 3 और 4 के बीच में इंटेंसिटी का कितना डिफरेंस होता है, 10 का। मतलब अगर कहीं पे 3 इंटेंसिटी का भूकंप आया है और कहीं पे 4 इंटेंसिटी का भूकंप आया है, तो दोनों के बीच में 10 गुने का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा, सुनते होगा कि 6.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, तो ये मेजर किसमें किया जाता है, ये मेजर आपका रिक्टर स्केल में किया जाता है। बाकी और भी है, मार्केली स्केल है ना, इस तरीके से, लेकिन सबसे ज्यादा आपसे एग्जाम में पूछा जो जाता है वो रिक्टर स्केल के बारे में आपसे पूछा जाता है, ठीक। चलो सो अब जो कुछ पीपीटी हम लाए हैं उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। देखो कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक मैंने आपको क्या बताया कि टेक्टोनिक मूवमेंट, वोल्केनिक एक्टिविटी, और जो एक्सप्लोजन अर्थक्वेक ड्यू टू न्यूक्लियर टेस्ट जो हम करते हैं, जिसके कारण हमारे क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि फोकस या हाइपोसेंटर क्या बोलते हैं, पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। एपिसेंटर कहां बोलते हैं, पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस, डायरेक्टली अबव द फोकस मतलब 90 डिग्री।
और सेस्मिक वेव्स क्या होते हैं, जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं अर्थक्वेक के टाइम में, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सेस्मिक वेव्स बोलते हैं। देखो ये मैंने आपको बताया था कि यहां से ये जनरेट हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे हाइपोसेंटर या फोकस। यहां से जस्ट ऊपर जाओगे, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम इपीसेंटर बोलते हैं। ठीक है, ये सब हम देख चुके हैं। फिर टाइप्स ऑफ सेस्मिक वेव्स आपको मैंने बताया। प्राइमरी वेव्स कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, सबसे तेज होते हैं, ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों से ट्रेवल कर सकते हैं। एस वेव की मैं बात करूं तो ये आपको बताया था, ये अनुदैर्घ्य होते हैं, ये अनुप्रस्थ होते हैं, इसलिए इनको ट्रांसवर्स बोलते हैं, है ना। ये साउंड के जैसे मूव करते हैं, ये लाइट के जैसे मूव करते हैं। ठीक है, तो स्लोअर होते हैं, ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड। और एल वेव या सरफेस वेव जो है वो मूव अलोंग द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे होगे, कॉजेज मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन, सबसे ज्यादा तबाही आपको किससे देखने को मिलेगा, एल वेव से ही देखने को मिल जाता है। ठीक, उसके बाद जो हमने देखा आपका कौन सा आ गया, रिक्टर स्केल, मेजर मैग्नीट्यूड, है ना, कितनी एनर्जी है उसमें। फिर मार्सेली स्केल आपको बताया कि मेजर इंटेंसिटी, ये मैग्नीट्यूड नापता है, ये क्या नापता है आपका, इंटेंसिटी। बाकी रिक्टर स्केल याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा आपसे रिक्टर स्केल पूछा जाएगा। सिस्मोग्राफ क्या है, इंस्ट्रूमेंट टू रिकॉर्ड द अर्थक्वेक वेव्स, मैंने बताया है ना किस तरीके से अर्थक्वेक। जो मार्सेली स्केल है इसमें 1 से 12 तक होता है, इसमें 1 से 10 तक आपको देखने को मिल जाएगा। ये स्केल है जिससे आपका मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी क्या की जाती है, मेजर की जाती है। ठीक, उसके बाद अगर पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में मोस्ट अर्थक्वेक अकर इन पैसिफिक बेल्ट। जो पैसिफिक बेल्ट है हमारा, मतलब आप ये वर्ल्ड मैप आप मान लो, है ना, तो यहां पे आपका क्या आ जाता है, पैसिफिक ओशियन। क्या होता है, पैसिफिक ओशियन। और इधर भी आपको पैसिफिक ओशियन, दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन भी तो हमारे क्रस्ट पे बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, दबाव डाल रहा है। तो यहाँ पे का जो प्लेट है उसको बोलते हैं पैसिफिक प्लेट, और ये सबसे ज्यादा दबाव डालता है क्योंकि पानी का वेट भी क्या होता है, बहुत ज्यादा। तो उसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, अभी मैप में आपको दिखाऊंगा, है ना, रिंग ऑफ फायर। फिर हिमालयन बेल्ट और अटलांटिक बेल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर देखो तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे किया हो गया, 1 2 3, है ना, 4 5, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 5 मतलब जहां सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। अब देखो 5 में कौन कौन से हैं, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर, है ना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब जो है आपके किस में आ जाते हैं, 5 में आ जाते हैं। 4 में अगर मैं बात करूं तो दिल्ली, है ना, यूपी। उसको 3 में और जो कम आते हैं, सेकंड में और कम, और फर्स्ट में तो बहुत रेयरली जहां पे आते हैं उसको हम जोन फर्स्ट में डालते हैं। ठीक है, चलो अब ये आपके सामने वर्ल्ड मैप है, ये आपका पैसिफिक ओशियन है। ये इधर देखो, ये पूरा ये क्या है, पैसिफिक ओशन। और इधर भी आपको क्या देखने को मिल जाएगा, पैसिफिक ओशन। तो ये जो है इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। ये जो पूरा है पैसिफिक ओशन के आसपास का एरिया, रिंग ऑफ फायर। क्योंकि देखो यहाँ पे भी आपको पूरा ये रेड रेड जो दिख रहा है, ये भूकंप का इलाका। इधर भी जो पूरा ये रेड देखो, पूरा ये दिख रहा है ना, ये भी कैसा है आपका, पूरा ये भूकंप का इलाका है। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इसको बोलते हैं। सबसे ज्यादा यहीं पे भूकंप आपको देखने को मिलेगा। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया में 2001 में भुज गुजरात में आया था, 2005 में कश्मीर में आया था, है ना, उरी में आपको बताया, और 2015 में नेपाल इंडिया बॉर्डर पे आया था, जिससे बिहार भी काफी ज्यादा इफेक्टेड हुआ था। नेपाल में तो बहुत ज्यादा इससे तबाही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो, तो इससे ज्यादा आपको अर्थक्वेक में और भी कोई चीजें नहीं पूछी जाएगी, है ना। आप बस इतना याद रख लो अर्थक्वेक के बारे में, इससे ज्यादा चीजें आपसे नहीं पूछी जाएगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वोल्केनो। नेक्स्ट क्या आ जाता है, हम वोल्केनो। तो अर्थक्वेक में जैसे मैंने बताया कि सडन शेक और वाइब्रेशन ऑफ इन द क्रस्ट इज नोन एज अर्थ। पृथ्वी के भू परपटी पे आया हुआ अचानक से वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। अब अगर वोल्केनो में देखोगे तो मैंने क्या बताया कि जो हमारा लिथोस्फीयर स्थल मंडल है उसके नीचे दुर्बल मंडल है, वहीं तो हमारा मैग्मा पाया जाता है। और इसको जहां भी मौका मिलता है ना, जहां पे थोड़ी सी प्लेट की मूवमेंट ज्यादा होती है, प्लेट कमजोर होते हैं, ये निकल जाता है। तो वोल्केनो इज अ ओपनिंग, वोल्केनो इज एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू मैग्मा गैसेज एंड एस एस्केप टू द सरफेस, उसे हम क्या बोलते हैं, वोल्केनो। देखो इस तरीके से वोल्केनो आपको देखने को मिल जाएगा। ये हमारी अर्थ की सरफेस है ना, और ये देखो इस तरीके से आपका निकल गया मैग्मा। मैग्मा जब बाहर आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लावा। मैग्मा जब बाहर आता है हम उसे क्या बोलते हैं, लावा। अब देखें इसमें एक दो चीजें बिल्कुल आप याद रखोगे, टाइप्स ऑफ वोल्केनो, टाइप्स ऑफ वोल्केनो, ज्वालामुखी के प्रकार क्या क्या होते हैं, है ना।
तो बेसिकली देखोगे ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। तो एक्टिव वोल्केनो फिर जो होता है इसको हम बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, है ना, सक्रिय ज्वालामुखी। तो इसमें नाम में ही है सक्रिय ज्वालामुखी। तो उस प्रकार के ज्वालामुखी जिनसे हमेशा मैग्मा निकलता रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वोल्केनो। उस प्रकार के ज्वालामुखी जिनसे हमेशा मैग्मा निकलता रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्टिव वोल्केनो। एक चीज आप समझें कि जब भी कहीं से मैग्मा निकलता है तो मैग्मा के साथ वाटर वेपर सबसे ज्यादा निकलते हैं। क्या सबसे ज्यादा निकलते हैं, वाटर वेपर, है ना। तो वाटर वेपर जब निकलते हैं तो वाटर वेपर फिर धीरे धीरे ऊंचाई पे जाते हैं और वो ठंडा हो जाते हैं, जल बाष्प जिसको बोलते हैं, और ठंडा होकर वो क्या करते हैं, बारिश। तो ऑलमोस्ट जहां पे भी वोल्केनो आता है थोड़े समय बाद वहां पे बारिश आपको हो जाती है, उसके बाद आपका वोल्केनो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो एक्टिव वोल्केनो किसको बोलते हैं, जहां से हमेशा 24/7 आप समझ लो क्या हो, निकलता रहे, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव वोल्केनो। उसके बाद जो सेकंड है हमारा यह है डोरमेंट वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, है ना। हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, कुछ बच्चे शिकायत करते हैं कि हिंदी में नहीं लिखता हूं। सुसुप्त, सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी। अब देखिए सुसुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं, सुसुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट वोल्केनो सबसे खतरनाक होते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें अभी इरप्शन हुआ, फिर 2-3 साल बाद फिर से इरप्शन, मतलब कब इरप्शन हो जाएगा किसी को नहीं पता। अभी इरप्शन हुआ, वहां पे लोग रहने लग गए, फिर 5 साल बाद फिर वहां से इरप्शन हुआ, है ना, तो लोगों को वहां से हटाना पड़ता है। तो वैसे ज्वालामुखी जिनमें इरप्शन हुआ है फिर अगले कुछ समय बाद जब इरप्शन होगा तो रह रहे के जिसमें इरप्शन हो उसे हम क्या बोलेंगे, डोरमेंट, है ना। कुछ इंसान भी जो होता है वो डोरमेंट होता है, सो जाता है फिर जागता है, सो जाता है फिर जागता है, तो उसे हम बोलते हैं डोरमेंट वोल्केनो। उसके बाद आता है आपका डेड वोल्केनो, डेड या एंगस्टेड बोलते हैं, डेड वोल्केनो। डेड वोल्केनो मतलब मृत वोल्केनो, इसको क्या बोलेंगे, मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। वैसे ज्वालामुखी जिनमें उद्गार हो चुका है, वैसे ज्वालामुखी जिनमें उद्गार हो चुका है लेकिन आगे जीवन में कभी इसमें उद्गार होने की संभावना नहीं है। उसका जो वेंट है ना, उसका जो समझ लो पाइप है उसमें पानी चला गया है, अब वो झरना बन गया है ना, उसमें अब कभी भी एक तरीके से बोल सकते हो ज्वालामुखी उद्गार नहीं होगा। तो हमने कितने प्रकार का पढ़ा, 3 प्रकार का। अब देखो उसी को देख लेते हैं। एक्टिव वोल्केनो, है ना, इरप्ट्स फ्रीक्वेंटली। कुछ इसके एग्जांपल आपसे एग्जाम में एग्जांपल ही पूछे जाएंगे। माउंट एटना, माउंट एटना स्ट्रोम्बली में है ना, माउंट एटना स्ट्रोम्बली में है इटली के पास। ये आपका कैसा एग्जांपल है, और एक लिस्ट है वो आपको बताऊंगा मैं, ये कैसा है आपका एक्टिव वोल्केनो का एग्जांपल मिलता है। दूसरा मैंने आपको बताया डोरमेंट वोल्केनो, देखो करेंटली इनएक्टिव बट मे इरप्ट अगेन, है ना, लेकिन करेंटली इनएक्टिव है लेकिन हो सकता है 4 साल 5 साल 6 साल बाद इरप्ट हो जाए। माउंट विसुवियस, माउंट विसुवियस आपको इसका प्राइम एग्जांपल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एक्सटेंट वोल्केनो, एक्सटेंट वोल्केनो की बात करूं तो नॉट इरप्टेड फॉर 1000 ऑफ ईयर्स, मतलब इसमें इरप्शन हुआ था लेकिन अब इसमें इरप्शन 1000 ऑफ ईयर से नहीं हुआ है। अनलाइकली टू इरप्ट अगेन, मतलब आगे भी इसमें इरप्शन अब होने की कोई भी संभावना नहीं है। जैसे माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है ना, अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट तंजानिया में आपको पड़ता है, कहां पे, तंजानिया में। तो अफ्रीका का जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो वोल्केनिक माउंटेन है, ठीक है। अब इंडिया में अगर मैं बात करूं तो इंडिया में एकमात्र एक्टिव वोल्केनो आपको देखने को मिलता है, वो आपको देखने को मिलता है अंडमान एंड निकोबार, बैरन, बैरन आइलैंड पे। तो बहुत बार पूछा जाता है कि इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, तो बैरन ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी कहां है आपका, अंडमान एंड निकोबार में भी आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा कुछ एक्टिव वोल्केनो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, उसके बारे में आप याद रखोगे। तो पहला जो मैंने आपको बताया माउंट विसुवियस, ये कहां है आपका, इटली में है। अच्छा, माउंट विसुवियस जो था ये तो आपका डोरमेंट है, माउंट विसुवियस जो है ये कैसा है, डोरमेंट है, ठीक है। फिर याद रखेंगे माउंट एटना, ये एक्टिव है, इटली में है। माउंट स्ट्रोम्बली, ये भी आपको मैंने बताया ना, देखो माउंट स्ट्रोम्बली जो है आपको मैंने बताया इटली में है। और माउंट स्ट्रोम्बली में जब 24 आवर मैग्मा निकलता रहता है तो आसपास के एरिया में लाइट रहती है ना, क्योंकि मैग्मा निकलेगा तो बहुत गर्म है तो उससे आसपास के एरिया में लाइट होती है, इसीलिए इसे बोला जाता है लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन,
लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी किसको बोला जाता है? माउंट स्टॉर्मली को। आपसे नाम पूछा जाएगा और पूछा जाएगा किस स्थान पे ये वोल्केनो आपको देखने को मिल जाएगा। काकराटोआ कहाँ है? इंडोनेशिया में। माउंट फूजी कहाँ है? जापान में, है ना। माउंट पिंटाबो कहाँ है? फिलीपींस में। माउंट मायोन फिलीपींस में। माउंट लायो यूएसए में, है ना। इस तरीके से आपको कोटापैक्सी ये पूछा जाता है, आपका इक्वाडोर में है ना। नॉर्थ अमेरिका में आता है इक्वाडोर, सॉरी साउथ अमेरिका में आता है इक्वाडोर। तो साउथ अमेरिका के इक्वाडोर में आपको माउंट कोटोपैक्सी भी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है आपके माउंटेन देखने को मिल जाएंगे। कुछ डोरमेंट या एक्सटेंट के बारे में और देख लेते हैं। जैसे भी आपको बताया कि माउंट किलिमंजारो जो है तंजानिया में है, अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन पीक है। ये कैसा है? डोरमेंट है। माउंट इल्बरस जो है ये रसिया में है, रसिया का मतलब सॉरी यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन, है ना, डोरमेंट माउंटेन है। माउंट एलिब्रस जो है वो यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन पीक है। रसिया जो है वो एशिया में भी है और कहाँ भी आपको मिलेगा? यूरोप में भी। लेकिन रसिया जो मेन कैपिटल है उसकी मॉस्को या मेन जो शहर है वो कहाँ है? आपका यूरोप में ही है। वहीं आपको क्या देखने को मिल जाएगा? माउंट एलिब्रस, ठीक है, ये भी डोरमेंट है। और माउंट अराटा टर्की में है, ये भी आपको कैसा देखने को मिल जाएगा? डोरमेंट देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों लिस्ट है ना माउंटेन के, मतलब सॉरी जो आपका वोल्केनो के नाम है और किस लोकेशन पे है, ये दोनों लिस्ट तो आपको याद करना ही है। उसके बाद पूरे वर्ल्ड में हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो, कहाँ कहाँ आपको किस क्षेत्र में बांटा गया है। तो पहले ही मैंने आपको बताया कि जो पैसिफिक ओशियन जो है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर, है ना, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा आपका वोल्केनो भी आता है और यहीं पे सबसे ज्यादा आपको अर्थक्वेक भी देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा ओशियन है ना। आप देखोगे तो सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। और पैसिफिक ओशियन में आप सोच लो कितना ज्यादा पानी है, वो हमारे क्रस्ट पे दबाव बना रहा है। पैसिफिक बेल्ट जो है, पैसिफिक का जो टेक्टोनिक प्लेट है वो क्रस्ट पे बहुत ज्यादा दबाव बना रहा है, तो वो बिल्कुल अनस्टेबल है, इसलिए वहां पे आता है। एग्जाम्पल में देखो तो जापान में, फिलीपींस में, इंडोनेशिया में, ये सब क्या है? आइलैंड है। सब के सब आइलैंड आपके पैसिफिक ओशियन में यहाँ आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। उसका मिड एटलांटिक रिज है ना आइसलैंड में, और हॉटस्पॉट देखो है तो हवाई आइलैंड, इन सब जगहों पे आपको वोल्केनो जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जितनी चीजें मैंने बताई इससे ज्यादा आपसे अर्थक्वेक और वोल्केनो से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू एवरीवन।